हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी इन कीन्सियन साइकोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन इज। जो कीन्स का साइकोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन है, जो रिलेशनशिप है एपीसी एमपीसी के बीच, वो क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज एपीसी इज लेस देन एमपीसी इज लेस देन एपीसी, एपीसी इज इक्वल्स टू एमपीसी एंड एमपीसी इज ग्रेटर देन एपीसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो क्लासिकल जो कीन्सियन का साइकोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन है, उसमें एपीसी एमपीसी के बीच जो रिलेशनशिप होता है क्या होता है? एमपीसी इज लेस देन एपीसी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। एमपीसी इज लेस देन एपीसी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर कीन्सियन कंजप्शन फंक्शन, अंडर कीन्सियन कंजप्शन फंक्शन इज अ, जो कीन्स का कंजप्शन फंक्शन है, कीन्स क्या वो कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनस्टेबल है, या इनवर्स है, या फिर स्टेबल है, या फिर न्यूट्रल है। तो देखिए, जो कीन्स का कंजप्शन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन कहलाता है? वो स्टेबल कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। कैसा कहलाता है? स्टेबल कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ इनकम, फंक्शन ऑफ इनकम अंडर क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी का जो अंडर जो इनकम का जो फंक्शन है, डिमांड फॉर लेबर इज द सेम एज, है ना? वो फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम का फंक्शन क्लासिकल थ्योरी के अंडर में, तो जो डिमांड फॉर लेबर है वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए एमपी कर्व ऑफ लेबर, एमआरपी कर्व ऑफ लेबर, एमसी कर्व ऑफ लेबर एंड एमपीपी कर्व ऑफ लेबर। पहला है एमपी कर्व ऑफ लेबर। जो कीन्सन जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें जो डिमांड फॉर लेबर है वो किसके बराबर होती है? वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ लेबर के बराबर होती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस of proportional relationship between money stock and price level, जो मनी स्टॉक और प्राइस लेवल के बीच जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है उसका रीजन आखिर क्या है? पहला है मनी इल्यूजन, मौद्रिक भ्रम, इन्फ्लेशन, दूसरा ऑप्शन सी फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए, जो रीजन है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस का किसके किसके बीच में? मनी स्टॉक और प्राइस लेवल का। उसके पीछे का रीजन कौन होता है? वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी स्टॉक एंड प्राइस लेवल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a feature of Keynesian theory? इसमें से कौन सा Keynesian theory का फीचर नहीं है? ऑप्शन ए शॉर्ट रन, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, फिस्कल पॉलिसी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो देखिए, चार ऑप्शंस में से जो कीन्स की थ्योरी का कौन सा फीचर नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी किसका ऑप्शन है? ये क्लासिकल थ्योरी का है। किसका है? ये क्लासिकल थ्योरी का फीचर है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कीन्स का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी ऑन विंग्स इंडिकेट्स, मनी ऑन विंग्स क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए स्टोर वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, कि जो मनी की का जो फंक्शन होता है कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए, जो मनी का विंग्स फंक्शन है, मनी ऑन विंग्स जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी को इंडिकेट करता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एम्फेसिस ऑन। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो कैश बैलेंस अप्रोच है वो किस पे ज़्यादा जोर देता है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे देता है, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू पे देता है, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू पे देता है, या फिर मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पे देता है? तो देखिए, जो कैश बैलेंस अप्रोच है वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर फोकस करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इन द क्लासिकल थ्योरी
आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय। देखिए क्लासिकल थ्योरी में पूछा है कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है ये कैसे डिटरमाइन होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा, या डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के द्वारा, या फिर इफेक्टिव डिमांड के द्वारा, या फिर बोथ ए एंड बी के द्वारा। तो देखिए जो ये क्लासिकल थ्योरी है इसमें जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है ये प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर ये दोनों के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि क्लासिकल में जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोडक्शन फंक्शन और डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कीन्शियन थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय। देखिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया क्लासिकल थ्योरी में कि क्लासिकल थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कैसे डिसाइड होते हैं, अब क्वेश्चन किसका है, कीन्शियन थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट कैसे डिसाइड होते हैं। पहला ऑप्शन है सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी के द्वारा, प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा, इफेक्टिव डिमांड के द्वारा, या फिर डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा। तो देखिए अंडर कीन्शियन थ्योरी में जो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिसाइड किया जाता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, इफेक्टिव डिमांड के द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि कीन्स सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते थे, एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए या फिर इसको इफेक्टिव डिमांड कह लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा क्लासिकल का डिटरमिनेशन किसी और फैक्टर से होता था जबकि कीन्शियन का दूसरा फैक्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन इज फर्स्टली कॉइंड आउट बाय। जो कॉन्सेप्ट है मनी इल्यूजन का वो सबसे पहले किसने दिया था, इरविंग फिशर ने, फिशर की स्पेलिंग यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, FIS H.F. फिशर, मिल्टन फ्रीडमैन ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, या फिर जॉन बेनार्ड कीन्स ने। देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इट इज गिवन बाय इरविंग फिशर। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इरविंग फिशर ने दिया था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट इरविंग फिशर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 माइनस APC इज इक्वल्स टू APS, 1 माइनस APS इज इक्वल्स टू APC एंड APC माइनस 1 इज इक्वल्स टू APS। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो देखिए हम सबको पता है कि APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस APS इन दोनों का जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए पहली इक्वेशन तो सही है। बट इसने क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, इट इज नॉट ट्रू, है ना। दूसरा इक्वेशन और क्या हो सकता है कि APC इज इक्वल्स टू 1 माइनस APS, और क्या हो सकता है APS इज इक्वल्स टू 1 माइनस APC। ये तीन कॉम्बिनेशन तो हो सकते हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, 1 माइनस APC इक्वल्स टू APS ये भी सही है, 1 माइनस APS इक्वल्स टू APC भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन ने क्या पूछा, कौन सा इक्वेशन सही नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन सही नहीं है, तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, APC माइनस 1 इक्वल्स टू APS वाली इक्वेशन सही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। क्लासिकल थ्योरी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स के थ्रू, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस लेवल के थ्रू, या फिर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू। तो देखिए क्लासिकल मॉडल में जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल्स फ्रॉम चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल्स इज कॉल्ड। जो इंडिपेंडेंस है रियल वेरिएबल्स का, कहाँ से चेंजेस, फ्रॉम चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल्स के बीच क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनी इल्यूजन, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, क्लासिकल डिक्टोनॉमी, या फिर मनी मल्टीप्लायर। देखिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेजेस है, इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेजेस इन चेंज इन मनी है, ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, क्लासिकल डिक्टोनॉमी। क्या कहलाती है, ये क्लासिकल डिक्टोनॉमी कहलाती है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्लासिकल डिक्टोनॉमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन in money supply, the expansion in money supply does not affect the real output। जब हम मनी सप्लाई का एक्सपेंशन करते हैं तो रियल आउटपुट का अफेक्ट नहीं करता, एंड एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट नहीं करता। इन द इकोनॉमी इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में क्या इंडिकेट करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी एंड मनी इल्यूजन। इसका कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि अगर हम मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो उसका आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या इकोनॉमी में इंडिकेट करता है, तो इसका इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिकेट करेगा, कि फिजिकल पॉलिसी को करेगा, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को करेगा, या फिर मनी इल्यूजन को करेगा। देखिए इसका कहने का मतलब है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से रियल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब मनी की क्या है, ये न्यूट्रलिटी है, मनी इज अ न्यूट्रल। मनी सप्लाई चाहे जितनी आप बढ़ा दो, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विच अराइजेज out of increasing consumption demand and rise in real wealth is called an increase in output and employment। कह रहा है एक, अगर हम इंक्रीज करें किसमें, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में, एक इकोनॉमी में अगर इंक्रीज कर देते हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को, विच अराइजेज, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीजिंग कंजप्शन डिमांड, जिसकी वजह से कंजप्शन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और रियल वेल्थ में जो इंक्रीज होती इंक्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, किन्सन इफेक्ट कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं, या फिर पीगू इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से कंजप्शन और वेल्थ इंक्रीज होती है। ये इफेक्ट किसने दिया था, पीगू ने दिया था, इसलिए इसे कौन सा इफेक्ट कहते हैं, पिगुएन इफेक्ट या पीगू इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following measures have to be adopted to curb out इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। इसमें से कौन से मेजर्स उठाते हैं, कौन से स्टेप्स लेते हैं इन्फ्लेशन को हटाने के लिए, कर्ब आउट करने के लिए इकोनॉमी से। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिडक्शन इन टैक्स। देखिए इन्फ्लेशन हटाना है तो पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन। ऑफ कोर्स जब हमें इन्फ्लेशन हटाना होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, परचेजिंग पावर उनकी ज़्यादा है, वो खूब सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उनकी परचेजिंग पावर छीननी पड़ेगी। इट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना खुद क्या करे, कम कर दे, और इंक्रीज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन क्या करे, इंक्रीज कर दे। उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। इंक्रीज इन्फ्लेशन को अगर हमें कर्व आउट करना है तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए और टैक्सेशन इंक्रीज कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स इंट्रोड्यूस्ड द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन द ईयर। कीन्स की जो बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, वो कब इंट्रोड्यूस की थी, तो ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा। कीन्स की जो बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, वो कब पब्लिश हुई थी 1936 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू बी अडॉप्टेड टू रिमूव रिसेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोगों ने इन्फ्लेशन का देखा, अब कौन सा क्वेश्चन है कि हमें रिसेशन रिमूव करना है इकोनॉमी से, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन। गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोग्राम में इंक्रीज करना चाहिए और टैक्सेशन में इंप्रूव करना चाहिए। देखिए रिसेशन हमें हटाना है इकोनॉमी से, तो रिसेशन के टाइम में टैक्सेशन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है, राइट रॉन्ग आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट, बिल्कुल गवर्नमेंट के अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करना चाहिए। एंड डिक्रीज इन टैक्सेशन, गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खूब सारा पैसा खर्च करना चाहिए इकोनॉमी में और टैक्सेशन कम करना चाहिए। इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स एंड डिक्रीज इन टैक्सेशन, नहीं पब्लिक बोरोइंग्स भी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। एंड ऑप्शन डी, डिक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन तो इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू
कॉर्नस्टोन्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर, जो दो कॉर्नस्टोन्स माने जाते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के, वो कौन कौन से हैं? द फिलिप्स कर्व एंड सेज लॉ, Say's law and the quantitative theory of money, the quantitative theory of money and the liquidity preference theory, Say's law एंड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसमें से कौन दो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं कॉर्नरस्टोन्स माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं? एक तो से का लॉ ऑफ डिमांड, से का जो मार्केट लॉ है वो माना जाता है, और दूसरा क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेज लॉ एंड द क्यूटियम थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिकल व्यू द प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाय, क्लासिकल के व्यू पॉइंट से जो प्राइस लेवल है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई से, सप्लाई ऑफ मनी से, या फिर एग्रीगेट डिमांड से? तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो प्राइस लेवल किससे डिटरमाइन करते थे? सप्लाई ऑफ मनी से करते थे, कि जिस हिसाब से जैसी मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में वैसा ही उसका क्या होगा? प्राइस लेवल होगा। उनकी इक्वेशंस भी हैं, एम इक्वल्स टू पी टी, है ना। उन्होंने कहा भी था एम इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू पी, है ना। जिस हिसाब से मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में वैसा ही प्राइस लेवल डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम अ कंजप्शन फंक्शन, assume a consumption function of the following from c is equals to 50 plus 0.8y if income is equals to $1000 then consumption। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो कहा कि अगर कंजप्शन फंक्शन क्या है? c is equals to 50 plus 0.8y, है ना, 50 plus 0.8y। इसमें क्या क्या है? इफ इनकम इज इक्वल्स टू $1000, इनकम कितनी है? 1000 के बराबर है, तो कंजप्शन कितना होगा? इसी इक्वेशन में हम इनकम की वैल्यू रख ले 50 प्लस 0.8 इंटू 1000, सी इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8 इंटू 1000 कितना होगा? 800, 800 प्लस 50 इज इक्वल्स टू $850 है, तो ये डॉलर, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? $850। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिसेशन, रिसेशन के पीरियड में क्या होता है? एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइंस, एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है? डिक्लाइन होता है। अब ऐसी बात है, रिसेशन है, इसका मतलब डिमांड कम होगी, डिमांड कम है तो एग्रीगेट आउटपुट भी क्या होगा? डिक्लाइन ही होगा। प्राइस लेवल स्टार्ट्स राइजिंग, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस, अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या डिक्लाइन होता है, एंड एग्रीगेट आउटपुट राइज, एग्रीगेट आउटपुट भी राइज होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिसेशन क्वेश्चन का, तो कौन सा होगा? एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइंस। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइंस द टाइम ऑफ रिसेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन्सियन इकोनॉमिक्स, कीन्सियन इकोनॉमिक्स came to be widely accepted because it find solution। जो कीन्सियन इकोनॉमिक्स है वो वाइडली एक्सेप्टेड क्यों हुई? बिकॉज इट फाइंड द सोल्यूशन, क्योंकि इसने किसका सोल्यूशन किया था? किसने क्या फाइंड किया था? स्टैगफ्लेशन ऑफ 1970s में स्टैगफ्लेशन था, उसका सोल्यूशन दिया था। रिसेशन इन 2008, जो 2008 का रिसेशन था उसका सोल्यूशन दिया था। लो ग्रोथ रेट से 1950s किया था, या ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s किया था। देखिए हम सबको पता है जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइडेशन का काम किया था। माइक्रो में किसने किया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। और कीन्स को कहा जाता है ना इकोनॉमिक्स ऑफ द डिप्रेशन। कीन्स की जो बुक आई थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो बुक भी इन्होंने कब लिखी थी? अपनी 1936 में अपनी बुक दी थी। और जो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है कि इट इज कीन्स इज इकोनॉमिक्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। जो सोल्यूशन दिया था कीन्स ने, किसका दिया था? ग्रेट डिप्रेशन का दिया था। वो भी कब? 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका सोल्यूशन उन्होंने दिया था। इसलिए मैक्रो या कह लो या कीन्सियन इकोनॉमिक्स कह लो, वो वाइडली कब एक्सेप्ट हुई? आफ्टर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद विच 4 मेजर फैक्ट्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी है, मैक्रो जिस चीज़ों को स्टडी करती है, डील करती है, कौन कौन से उसके 4 मेजर फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के साथ मैक्रो बेसिकली डील करती है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, हाउस होल्ड्स के साथ, फर्म्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, या फिर डिमांड एंड सप्लाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी है, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स के साथ डील करती है। प्रॉफिट्स, प्राइस लेवल्स, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर्स के साथ करती है, या फिर नन ऑफ दीज के साथ करती है। तो देखिए जो मैक्रो स्टडी है, पहला ऑप्शन क्या है, हाउस होल्ड्स है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है एंड डिमांड एंड सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होती तो एक बार सोचा जाता, हाउस होल्ड्स है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है एंड एक्सटर्नल सेक्टर। देखो मैक्रो स्टडी किसकी करती है, वाइडर कॉन्सेप्ट की बात करती है। मैक्रो किसकी स्टडी करती है, वाइडर कॉन्सेप्ट की बात करती है, इसलिए हम ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन मानेंगे। हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स, 4 ये मेजर फैक्टर्स हैं जिनके साथ कौन डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड इज कॉल्ड, है ना। एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स का जब मनी की यूनिट्स जो है, जो मनी है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो क्या कहलाता है, प्राइस लेवल, मनी सप्लाई, वैल्यू ऑफ मनी, या फिर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। देखिए जब इकोनॉमी में पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो जिस स्पीड से जाता है, जितनी जल्दी जल्दी वो चेंजेस होता है तो क्या कहलाता है, मनी का वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कहलाता है, या फिर वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाती है। मुद्रा का चलन वेग की किस स्पीड से मनी एक हाथ से दूसरे हाथों में जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is considered as the father of modern macroeconomics? मॉडर्न मैक्रोइकोनॉमिक्स का फादर किसे कहते हैं, ये नाम आप सबको पता होगा। ऑप्शन ए रैगनर फ्रीज, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स या फिर मिल्टन फ्रीडमैन। तो देखिए जो मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स कहलाते हैं। यही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जॉन मेनार्ड, किसने फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इनकी बुक आई थी 1936 में जिसका नाम क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस नाम से इनकी बुक पब्लिश हुई थी और इन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। रैगनर फ्रीज वाज द इकोनॉमिक्स हु यूज्ड द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो फर्स्ट टाइम इन 1933। रैगनर फ्रीज ने माइक्रो टर्म्स का यूज किया था सबसे पहली बार, कब किया था, 1933 में किया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, इन्वेस्टमेंट की जो कीन्स का जो थ्योरी, इनकम थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनकम है या फिर इंडोजीनियस है या फिर एक्सोजीनियस है या फिर डिपेंड्स ऑफ मनी सप्लाई है। देखिए कीन्स की जो थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है कीन्स के अकॉर्डिंग वो कैसा फैक्टर है, वो एक्सोजीनियस फैक्टर है कीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 3-sector economy, y equals to 3 सेक्टर इकोनॉमी में y किसके बराबर होता है, c प्लस आई, c प्लस आई प्लस जी, c प्लस आई प्लस जी इक्वल्स टू x माइनस एम, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए 3 सेक्टर की बात किया है, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी कहता तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, y इक्वल्स टू होता है c प्लस आई के बराबर। जब हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, c प्लस आई प्लस जी। अगर 4 सेक्टर या मल्टी सेक्टर कहेगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम भी उसी में शामिल हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर भी हमारा उसी में आ जाता है। बट इस क्वेश्चन में 3 सेक्टर के लिए पूछा था तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी प्लस आई प्लस जी। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इक्वेशन c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, b इक्वल्स टू 0.8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई की इक्वेशन दी गई, कंजप्शन फंक्शन दिया गया बेसिकली, c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, इसमें हमें दिया गया क्या, b इक्वल्स टू 0.8।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछा है। तो देखिए बी क्या है, ये एमपीसी होता है, इट मीन्स एमपीसी कह लो उसको, या फिर हम बी क्या है, कितनी वैल्यू दिया 0.8, पूछा क्या है इन्होंने मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, हम फॉर्मूला रख लेते हैं 1/1 माइनस 0.8, तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 करेंगे 0.2, 2 कैंसिल 2 इंटू 5, के इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी 2, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगर एमपीसी 0.8 है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा, कितनी होगी, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 2 5 जा 5 है, इसको सही कर लेते हैं, के इक्वल्स टू 5, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन सही कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, आंसर कितना आएगा 5। अगर मल्टीप्लायर हमारा कितना पॉइंट बी एमपीसी अगर हमारा 0.8 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आई होप कि आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।